Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 11, Equivalent Resistance Using Symmetry. अगर कोई सर्किट सिमेट्रिक है किसी लाइन के अबाउट, तो हम उस सिमेट्री को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि भाई बहुत सारे सर्किट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम अपने जो नॉर्मल तरीका है किरचॉफ लॉ अगर वो लगा के अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लूप बनेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी और इक्वेशंस को सॉल्व करने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई कोई नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर सिमेट्रिक है भी कि नहीं। तो भाई देखो, हमारे पास ये दो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिक है। कैसे? देखो, R1 इक्वल है, R2 इक्वल है और R3 इक्वल है। ठीक है। तो देखो, अगर मैं कोई लाइन बनाऊं, अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, तो इस लाइन के अबाउट ये जो लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट है, ये राइट पार्ट ऑफ सर्किट के एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, एकदम वैसा ही है ना, एकदम मिरर इमेज है। सिमिलरली अगर मैं ऐसी लाइन एक इधर बनाऊं, और आप यहां भी देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर भी ये जो लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस सर्किट है वो बराबर है बिल्कुल राइट पार्ट ऑफ सर्किट के, है ना। ये R1 इस R1 के एकदम बराबर है और उसकी एकदम मिरर इमेज है, और ये R2 इस R2 के बराबर है और उसकी मिरर इमेज है। ठीक है। और अगर मैं इस R3 को दो में डिवाइड कर दूं, है ना, इधर मैं एक लगा दूं R3/2 और एक मैं इधर लगा दूं R3/2, तो आप देख सकते हैं कि ये सर्किट एकदम सिमेट्रिक है। ओके। तो सबसे पहला है जो स्टेप है वो ये है कि हमें ये देखना है कि सर्किट सिमेट्रिक है कि नहीं। अब हम दोनों जगह देख सकते हैं, अभी सर्किट सिमेट्रिक है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, एक जैसे ही है, ये मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालने को दिया जाएगा तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में होगा, जैसे यहाँ पर ए बी के बीच में निकालना है और सपोज यहाँ भी ए बी के बीच में निकालना है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ऐसे नहीं कि कहीं बस आपको बोल दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में दिया जाएगा, हाँ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालो। तो हमें यहाँ दिया गया कि ए बी के बीच में निकालना है। अब देखो, अगर मैं ए बी लाइन ज्वाइन करूँ तो ए बी लाइन इस तरह की होगी और हमारी ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होती है ये? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये वाली भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और हमें ये ए बी के बीच में निकालना है। तो देखो दो केस हो सकते हैं कि या तो ये जो लाइन है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारी लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो तब तो इसे बोलेंगे हम कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और जब ये हमारे पॉइंट्स के अलोंग हो, जैसे ये ए और बी के अलोंग है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये पैरेलल एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इन दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर है तो उसके लिए एक अलग रूल है, और अगर वो पैरेलल है तो उसके लिए एक अलग रूल है। ठीक है। और अच्छा हाँ, ये रेजिस्टेंस सपोज ये R है जो बीच में। तो देखो पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर क्या बोला गया कि जो रजिस्टर है ना, जैसे ये R3 है, इसका करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ये R3 है और इस R2 का करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ये R2 है। करस्पॉन्डिंग मतलब मिरर इमेज। अगर इसे हम मिरर बना दें तो R3 की मिरर इमेज ये बनेगी R3 और इस R2 की मिरर इमेज ऐसी बनेगी, है ना, अगर ये मिरर हो तो जो मिरर इमेज है ना रेजिस्टर्स, उनमें सेम करंट फ्लो करता है इस केस के अंदर। तो अगर इधर से I3 फ्लो कर रहा है तो इधर से भी I3 फ्लो करेगा, और अगर इधर से I2 फ्लो कर रहा है तो यहां से भी I2 फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है? I3 इधर आया निकल गया, I2 आया निकल गया, कोई I3 से कुछ करंट नीचे नहीं आया और I2 से कुछ करंट ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो R डैश है इसमें से कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है और उस एक्सिस के अलोंग या उस एक्सिस के पैरेलल में कुछ भी रेजिस्टर है, जैसे ये R डैश है, आप इन रेजिस्टर्स को यहां से हटा सकते हो। ठीक है। तो जो भी रजिस्टर अलोंग में है उनको हटा दो, और याद रखो कि इस एक्सिस पे हर पॉइंट सेम पोटेंशियल का है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये सेम पोटेंशियल वाली लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन या सेम पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट। ओके। सेकंड केस, अगर ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये पैरेलल हो, जैसे ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इसी के अलोंग हमारी
एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, यहां पर तो जो अलोंग वाला रजिस्टर था हमने वो हटाया था, है ना, लेकिन यहां पर वो नहीं हटाना, हमें हटाना है जिस रजिस्टर को वो काट रही है। जैसे इस R3 को ये दो रजिस्टर में काट रही है ना, तो इन रजिस्टर्स को आप यहां से हटा सकते हो, ठीक है। और यहां पर एक और चीज याद रखो कि जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर करस्पॉन्डिंग रजिस्टर था ना, ऐसे यहां पर अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले तो इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग मतलब इसका मिरर इमेज ये बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल होता है पैरेलल एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, और क्योंकि ये पोटेंशियल सेम है इस वजह से यहां पर कोई R3 से करंट नहीं जाएगा, ओम्स लॉ, ओके। तो सी और डी का पोटेंशियल सेम रहेगा, याद रखिए पैरेलल एक्सिस में। और पैरेलल एक्सिस जिन जिन रेजिस्टर्स को काट रही है वो रेजिस्टर आप वहां से हटा सकते हो। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों सी और डी का पोटेंशियल सेम है, और क्यों यहां पर R3 से अगर I3 फ्लो कर रहा है तो इधर भी R3 से I3 फ्लो करना चाहिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना यहां से करंट फ्लो करा के देखते हैं। अगर मैं ए और बी के बीच में बैटरी लगा दूं, लेट्स से हम ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। सपोज यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1 R1 से फ्लो किया, ओके। अब देखो ये I1 है, बैटरी से करंट I1 गया तो बैटरी में करंट वापस कितना आना चाहिए, I1, है ना, ये मैंने पहले ही बताया था, जितना बैटरी से करंट गया उतना वापस आना चाहिए। तो I1 ऊपर गया, I1 नीचे आना चाहिए। अब देखो ये I1 इस I2 और I3 में बट रहा है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू I2 एंड I3। तो अगेन अगर हमें यहां पर I1 चाहिए तो I2 और I3 ये दोनों आने चाहिए, ठीक है। अब यही दोनों क्यों आएंगे, I1/2 भी तो आ सकता है ना। तो देखो यहां से तो फुलफिल नहीं हुआ हमारा पॉइंट। लेकिन एक चीज देखो आप, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट एकदम एग्जैक्टली सेम है जैसे ये राइट पार्ट है, ठीक है। तो जब मैंने बैटरी को ऐसे लगाया कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है I2 और इधर फ्लो कर रहा है I3, ठीक है। अब देखो अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूं, मतलब पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स करूंगा तो करंट उस केस के अंदर इधर जाएगा ऐसे I1, और फिर I1 इधर बटेगा I2 के अंदर और I3 के अंदर। क्यों इधर I2 और I3 में क्यों बटेगा, क्योंकि जब हमने पहले जो पोलैरिटी थी उस केस के अंदर ये R2 से और ये R3 से I2 I3 फ्लो कराया था, और जब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी तो यहां से I2 I3 फ्लो करना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी को थोड़ी ना पता है कि भाई हमने बैटरी को घुमा दिया, उसके लिए तो यहां से जाओ तो भी सेम चीज है, यहां से जाओ तो भी सेम चीज है, क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी कैसा भी एक सर्किट है, ठीक है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कैसा भी सर्किट है, और उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टर से सपोज करंट I फ्लो कर रहा है, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दूं तो उसमें से करंट I ही फ्लो करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इस बैटरी को रिवर्स कर दूं और यहां से करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या था कि जो पहले डायरेक्शन थी, जो बैटरी की पहले पोलैरिटी थी, उस पोलैरिटी में I2 ही फ्लो कर रहा था बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर, ठीक है। तो इस वजह से सिमेट्रिक सर्किट के अंदर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करता है, ओके। सेम चीज इधर है भाई, ये R1 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टर ये R1 है, तो इन दोनों से भी सेम करंट फ्लो करेगा, ओके। तो अगर इधर I1 आ रहा है तो इधर भी I1 आएगा। अब देखो, अब हम इस पॉइंट पे चलते हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम क्यों है। ये तो बहुत इजी है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टर सेम है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VC इक्वल्स टू होगा VA माइनस R1 I1, और VD क्या होगा, VA माइनस I1 R1। तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अच्छा, यहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यहां तो चलो समझ में आ गया कि करंट इक्वली क्यों जा रहा था, यहां पर इक्वल क्यों जाएगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ऐसा एक जंक्शन है, इधर करंट फ्लो कर रहा है I और ये रेजिस्टर R और R है, बराबर है, तो हम इजीली बोल देते हैं हाँ भी करंट इक्वली डिवाइड होगा, है ना, ये होगा I/2 और ये होगा I/2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस रेजिस्टर के आगे कुछ डिफरेंट रेजिस्टर्स लगाओ, ये हो R1 और ये हो R2, तो इस केस के अंदर ये दोनों बराबर नहीं होंगे,
ठीक है। लेकिन सपोज ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है, हाँ, तो फिर करंट बराबर फ्लो करेगा। और अगर आगे कुछ भी और भी पार्ट है किसी सर्किट का, ठीक है, तो करंट इक्वल तभी फ्लो करेगा अगर आगे का पार्ट भी और इसका आगे का जो पार्ट है वो दोनों सेम हो, है ना। करंट इक्वली तभी डिवाइड करेगा जब यहां पर सेम तरह का ऑब्स्ट्रक्शन झेलना पड़े और इधर भी सेम तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो। सेम टाइप का अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब सेम तरह का पाथ है, तो सेम करंट फ्लो करता है। तो देखो यहां पर भी सेम तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। पहले देखो ए से निकला करंट, नीचे आया, नीचे देखा भाई R1 है, ठीक है, इक्वली डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने के बाद इक्वल तरह का रास्ता है, एक R2 आएगा, एक R3 आएगा, इधर भी एक R2 आएगा, एक R3 आएगा, ठीक है। तो सेम रास्ता है तो सेम करंट। ओके, तो अभी आपको ये सब थोड़ा वैसा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो देखो मैं इधर वैसे पहले दोबारा बता देता हूं, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस है, उस परपेंडिकुलर एक्सिस पे जितने भी रेजिस्टर है आप वो सब हटा दो, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, ठीक है, बिल्कुल सेम पोटेंशियल होगा हर पॉइंट पे। ओके, तो जितने भी रेजिस्टर उसके लाइन के अलोंग है आप वो हटा दो। और अगर एक्सिस पैरेलल है तो जितने भी रेजिस्टर्स को वो परपेंडिकुलर काट रही है वो सारे रेजिस्टर आप वहां से हटा दो, और उनके जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं, इसलिए हम वहां से हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। इस एक्सिस के अबाउट सब कुछ सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टर को हटा सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। ए बी ऐसा है और हमारी एक्सिस सिमेट्री ऐसे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उस एक्सिस के अलोंग जितने भी रेजिस्टर आप उनको हटा दो। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर को यहां से हटा देते हैं। अब देखो अब काम आसान बन गया, ये आर और ये आर सीरीज में है, ये आर और ये आर सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये एक हमारा आर है, ये बन गए 2R, और इधर एक और है, ये बन गए दो मिलके 2R, और यहां पर एक R है, ठीक है। तो ये 2R और ये 2R ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, R पैरेलल में है ना, 1/2R प्लस 1/2R, तो ये हो जाएगा 1/R, और उसका रिवर्स करो तो R। फिर यहां से हमारा क्या नेट सर्किट बनेगा, इसके बाद बनेगा ये R है, ये इधर R और ये R, और ये पॉइंट है हमारे A और B। तो ये R है, ये R है और ये R है, तो R A B कितना आया, 3R। ओके, तो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3R। तो याद है आपको मैंने क्या किया, तो देखो क्या किया मैंने, यहां पर जो रेजिस्टर था हमने उसे हटा दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और उसके अलावा जितने भी रेजिस्टर होंगे हम उन्हें हटा सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड डी ये पॉइंट है, एंड बी एंड सी, और सारे रेजिस्टर इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आ रहे हैं, लेट्स से स्मॉल आ रहे हैं, सारे रेजिस्टर इधर स्मॉल आ रहे हैं। तो देखिए ये एक सिमेट्रिक सर्किट है ना, क्योंकि अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, ये जो लाइन अगर एडी से निकालूं मैं, तो एडी के अलोंग जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है। ओके, तो देखो पहला केस लेते हैं, ए और डी के बीच में बताना है, हमारा ए पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री उन्हीं के अलोंग है। तो हमारी कौन सी एक्सिस बनेगी, पहली पैरेलल एक्सिस। और पैरेलल एक्सिस में क्या रूल है, जो भी पैरेलल एक्सिस किसी भी रेजिस्टर को परपेंडिकुलर काट रही है वो सारे रेजिस्टर हटा दो। ओके, तो देखो यहां से आप ना, आपको अच्छे से मेमोराइज भी हो सकता है, पैरेलल एक्सिस जितने भी रेजिस्टर को परपेंडिकुलर काट रही है तो उन सारे रेजिस्टर को हटा दो, और परपेंडिकुलर एक्सिस जितने भी रेजिस्टर्स को पैरेलली काट रही है वो सारे रेजिस्टर हटा दो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस में परपेंडिकुलर रेजिस्टर्स और परपेंडिकुलर एक्सिस में पैरेलल वाले रेजिस्टर। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रेजिस्टर है तो हमने इसे हटा दिया। ओके, तो अब देखो रिमेनिंग सर्किट क्या बचेगा, ए पॉइंट है और डी पॉइंट है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, फिर एक रेजिस्टर ऐसे है, और वहां से एक रेजिस्टर डी पे है। तो ये आर और ये आर ऐसा ही बिल्कुल इधर है, ये आर है और यहां से ये आर है।
ठीक है, तो यहाँ से देखो नेट सर्किट क्या बनेगा, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में है एक आर, यहाँ बचा एक 2R, है ना, सीरीज में आर और यहाँ भी एक 2R। ठीक है, अब ये सारे पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ओके, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर, 2R/4 या फिर R/2। ठीक है, अब देखो, अब हम लेते हैं B एंड C। अब देखो B इधर है, C इधर है और एक्सियल सिमेट्री ऐसी है। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस बनेगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में पैरेलल वाले रेजिस्टर हमें हटाने हैं, तो हम ये वाला रेजिस्टर हटा देंगे। ओके, तो अब देखो B और C के लिए क्या बचेगा, तो सेकंड केस के अंदर क्या बचेगा, एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और ए और डी के बीच में जो था हमने वो हटा दिया, ये पॉइंट ए है और ये डी है, ए और डी के बीच में जो था वो हमने हटा दिया और इधर एक बचा। ठीक है, तो ये अगेन आर, ये भी आर, ये आर, आर और ये भी आर। तो ये पॉइंट था सी, सॉरी ये पॉइंट था बी और ये पॉइंट था सी। तो आर बी सी क्या आएगा, जैसा कि ऊपर था बिल्कुल वैसा ही बन रहा है ना, ये आर है, इसके पैरेलल में 2R और इसके पैरेलल में 2R। ठीक है, तो आर बी सी आएगा यहां से R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूप आ गया, कि बिल्कुल ऊपर ऐसा ही है लेकिन अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और डी और बी और सी के बीच में। ठीक है, अगेन हम हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे है, ये वाली। ओके, और अगेन ये सारे रेजिस्टर आर हैं, लेट से आर है, सब आर है। अब देखो ए और डी ऐसे है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे है, तो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, पैरेलल, और पैरेलल के अंदर जितने भी परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस है हमें सब वो हटाने हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ई और एफ हटा देंगे हम और बी और सी इसके बीच में हटा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या बचेगा हमारे पास, हमने बी और सी के बीच में जो रेजिस्टर है वो हटा दिया और ई और एफ के बीच में जो रेजिस्टर है वो हटा दिया। तो देखो क्या बचेगा, एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ये है, ठीक है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी और इनके बीच में एक रेजिस्टर है। सिमिलरली एक रेजिस्टर ये है बनेगा और फिर यहाँ से एक रेजिस्टर ऐसे है और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर ये है। ओके, तो ये आर और ये आर ये सीरीज में, सिमिलरली ये आर और ये सीरीज में, है ना भाई। हमने इसको हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, तो ये आर और ये आर सीरीज में हो गए। करंट जो नीचे आया ऐसे घूम के चला जाएगा ऊपर। सिमिलरली ऐसा इधर है, यहाँ कुछ नहीं जाएगा नीचे, इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ भी एक रजिस्टर है वैसे। ठीक है, तो ऐसा इधर जाएगा। तो 3R और 3R पैरेलल और बीच में R, तो कैसा बनेगा ये, एक 3R ऐसा, फिर बीच में ये R और 3R इधर ऐसा। ओके, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, 1/R इक्विवेलेंट आएगा 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R। एलसीएम लो, 3R, ये 1 प्लस 1 प्लस 3, तो 5/3R आ गया। ओके, क्या किया हमने, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस है तो जितने भी रेजिस्टर को परपेंडिकुलर काट रही है ये एक्सिस, उन सारे रेजिस्टर को हटा दो। ओके, अब देखो, अब हमें बताना है बी और सी के बीच में। तो जब हम बी और सी के बीच में बताएंगे तो देखो एक्सिस तो यही रहेगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन अब बी और सी में निकाल रहे हैं तो ये एक्सिस कौन सी बन गई, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, जिन रजिस्टर्स को वो पैरेलली काट रही है ना, ए डी उसके अलोंग है, तो हम ये वाला रजिस्टर हटा देंगे। ओके, तो देखो क्या बनेगा हमारा सर्किट, उसको हटाने के बाद ए और डी के बीच में। तो देखो ऐसा कुछ सर्किट बचेगा हमारे पास, ये पॉइंट है सी, सॉरी ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी।
है ना। तो देखो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों सीरीज में है, ठीक है, और ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों सीरीज में है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के पैरेलल में है। फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये तीनों सीरीज में हो गए, और फिर बाकी पैरेलल में। तो देखो क्या बनेगा, मैं बता देता हूँ। बी और सी हमारे पास पॉइंट्स हैं दो, बी और सी के बीच में एक आर है, एक आर लगा दिया, ठीक है। फिर बी और सी के बीच में ये 2r है, ये आर और ये वाला आर, एक 2r लगा दिया ऊपर, ये है 2r और ये है r, ठीक है। अब देखो ये r और ये r, ये 2r होंगे, और ये 2r और ये r ये पैरेलल में है। तो पहले हम इस पोर्शन के लिए देख लेते हैं कि इस पोर्शन में कितना आएगा, ठीक है। ये छोटे से ट्रायंगल का, तो ऊपर है 2r और नीचे है r, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा, r इक्विवेलेंट आएगा 2r² डिवाइड बाय 3r, तो 2/3r आएगा, है ना। 2/3r आया इस ट्रायंगल का, और 2/3r प्लस r प्लस r, तो ये कितना हो जाएगा, b और c के बीच में ये जो बीच वाली लाइन होगी r प्लस 2/3r, तो ये होगा 8/3r, ओके। तो यहां पर एक बनेगा पैरेलल में 8/3r। अब आप यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करना, यहाँ से आगे आप खुद कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ना सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, पैरेलल वाले रेजिस्टर हटाने हैं, और अगर एक्सिस पैरेलल है तो परपेंडिकुलर रेजिस्टर हटाने हैं, बस इतना सा याद रखना आपको, ओके। अब देखिए इसके अंदर, देखिए ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस आर है, और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब इसके अंदर देखो क्या है भाई, अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ए बी के अलोंग लूं तो किसी भी परपेंडिकुलर वाले को नहीं काट रहा, तो हम किसको हटाएं। और अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे लूं ऊपर से नीचे, तो अगेन वो किसी भी रजिस्टर को पैरेलल नहीं काट रहा, तो हम किसे हटाएं। एक्चुअली में हमें किसी को नहीं हटा सकते। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा बेसिक्स देखो आप। सपोज मैं ए बी पर एक बैटरी लगा दूं ऐसे, ओके। अब देखो सपोज इधर से करंट गया आई, लेट से आई निकल रहा है, यहां पर आई आया, ओके। अब देखो आई इधर आया, लेट से I1 चला गया इधर, ठीक है, बीच वाली में से। अब ये देखो ऊपर का पाथ और नीचे का पाथ एकदम सेम है ना भाई। देखो भाई कुछ चार्ज अगर इधर जाए, ठीक है, उसका जो पाथ होगा मोशन का वो एग्जैक्टली सेम है नीचे वाले पाथ के, सिमेट्रिक है बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ गया, एक नोड आया, दो रजिस्टर आए, नीचे आया, एक नोड आया इधर, दो रजिस्टर आए, ठीक है। उस नोड को पार करने के बाद अगर वो आर रेजिस्टेंस से निकले तो एक और नोड आएगा, बिल्कुल वैसा ही, सेम इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर का पाथ और नीचे का पाथ सेम है, इसका मतलब अगर इधर करंट I2 फ्लो कर रहा है तो इधर भी करंट कितना फ्लो करेगा, I2, ओके। और अगर इधर I2 ऐसे गया तो इसका जो एकदम करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये वाला, यहां से भी I2 ऐसे जाएगा और इधर से भी I2 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया, क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर हमने इधर I2 इधर फ्लो कराया है तो I2 निकलना चाहिए वैसे ब्रांच से, है ना। मैंने पोलैरिटी वाला एग्जांपल दिया था, I2 इधर आ गया तो इधर से गया I1, क्योंकि हमें यहाँ नीचे चाहिए I, तो I बराबर है 2I2 प्लस I1, है ना। यहाँ से देखा हमने, तो यहाँ से I1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि I1 इधर गया, I1 वापस निकल गया। और अगर I2 इधर डिवाइड हुआ था कुछ, अगर I2 इधर डिवाइड हुआ था सपोज I3 और I4 के अंदर, तो यहाँ पर भी इसको I3 मिलना चाहिए, और यहाँ से तो I4 है ही, है ना, क्योंकि I4 प्लस I3 I2 होना चाहिए। मतलब जो करंट इसमें गया वो करंट वापस इधर जाना चाहिए। सिमिलरली जो करंट इधर ऊपर जाएगा वो वापस घूम के इधर नीचे आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा करंट का इधर ऊपर और नीचे से। इस पॉइंट पे ऊपर से करंट ना तो नीचे आ रहा है, ना नीचे से करंट कोई ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर पॉइंट ही क्या है, इन दोनों को सेम पॉइंट पे रखने का ऐसे, और I1 भी सीधा निकल जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ,
मैं ऐसे रख सकता हूँ, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये तो अलग हो गया। सिमिलरली एक ऐसा ही पॉइंट हम नीचे बना देते हैं, और ये जो बीच वाला है ये अनटच्ड है किसी से भी। तो भाई ये रजिस्टर, ये और ये सब अलग हो गए, एकदम ऊपर वाला केस हो गया। इसको आप अपने आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, है ना। भाई देखो कर देते हैं, ये आर और ये आर सीरीज में है, और जो 2r आएगा और वो ये r वो किस में है, पैरेलल में। तो 2r और r ये कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 प्लस 2r कितना हो गया, ये 8/3r। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा, ये होगा 2r, ये होगा 8/3r अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, और ये भी होगा 8/3r। अब ये पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लो, आ गया ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके अंदर एक्सिस तो नहीं लग रही, लेकिन वैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई, I2 अगर इधर भेजा है तो यहाँ से I2 वापस आना चाहिए, अगर I2 नीचे भेजा है तो इधर से I2 वापस आना चाहिए, और ये I2 सेम है ना, क्योंकि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम है। तो सिमेट्री ऐसे आसान करती है चीज़ों को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा क्यूब के अंदर रजिस्टर्स लगाए गए हैं हर एज पे, और 10 वोल्ट की बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सपोज इसमें से करंट आई गया, हमें यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और करंट बताना है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से करंट आई गया। अब ये देखो इस नोड पर जब करंट आई आएगा, इसके पास जाने के 3 रास्ते हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब ये देखो ये तीनों जो पार्ट हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, है ना, एकदम सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर यहाँ से जाओ तो वो सेम रेजिस्टर्स एनकाउंटर करेगा करंट, है ना, और अगर यहाँ से जाओ तो सेम तरह का पाथ होगा उसका, और अगेन अगर मैं इधर जाता हूँ तो सेम तरह का पाथ होगा आगे। इसका मतलब क्या है कि करंट इक्वली डिवाइड होगा, I/3, I/3 और I/3। और अगर क्योंकि इन एजेस में करंट I/3 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 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, I/3 I/3 और I/3, है ना। ये पॉइंट मैंने कई बार बताया है, क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है तो जो करस्पॉन्डिंग एजेस है वहां से सेम करंट फ्लो करेगा। ओके, अब ये देखो ये I/3 इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इसके पास जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों सेम है। यहाँ तो हमें पता है I/3 और I/3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेम रास्ता जाने का, तो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो ये होगा I/6 और ये भी होगा I/6, ठीक है। ऐसे ये I/3 यहाँ पर होगा I/6 और यहाँ भी होगा I/6, ठीक है। सेम ये होगा I/6 और ये होगा I/6, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि I/6 नीचे से आया, I/6 ये I/6 हो गया I/3। सिमिलरली यहाँ I/6 इस साइड से गया, I/6 नीचे से आया, I/3 हो गया ये, ऐसा इधर है। ओके, तो देखो अगर मैं लूप बनाऊं, ये पॉइंट में लूं A, ये पॉइंट में लूं B, ये पॉइंट में लूं C और ये पॉइंट में लूं D। तो अगर मैं A B C D A पॉइंट लूप लूं, A B C D A लूप लूं, यहाँ पर आप किरचॉफ लॉ लगा दो, ठीक है। तो A से B पर गए तो I/3 इंटू R, प्लस B से C गए I/6 इंटू R, प्लस C से D पर गए तो I/3 इंटू R, ठीक है। और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो -10 इक्वल्स टू 0। R हमारे पास दिया हुआ है, R है 1 ओम, ओके। तो यहाँ से I/3 प्लस I/6 प्लस I/3, तो अगर मैं 6 लूँ तो ये होगा 2 + 1 + 2 इंटू I इज इक्वल्स टू 10। तो ये होगा I इज इक्वल्स टू 60/5 या फिर 12 एम्प्स। ओके, तो करंट 12 एम्प्स है और बैटरी है 10 वोल्ट्स की। तो हम क्या रिलेशन लेते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या आया, 10/12 या फिर 5/6 ओम्स। ओके, तो आप इस तरह भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूंगा कि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको सिमेट्री से सॉल्व करना आ जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर अगेन कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।